एक शब्दावली है, इसको कहते हैं डीप इकोलॉजी, गहन पारिस्थितिकी। हिंदी में कहते हैं गहन पारिस्थितिकी, राइट। डीप इकोलॉजी, ठीक है। एक शब्दावली आती है शैलो इकोलॉजी, इसको हम क्या कहेंगे? शैलो को हिंदी में सतही पारिस्थितिकी, सतही पारिस्थितिकी, या इसको हम क्या कहेंगे? शैलो इकोलॉजी, राइट। अब दोनों क्या कॉन्सेप्ट है इसको देखते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको माइंड में बनाना, बस पहले समझा देता हूं। देखो, एक है डीप इकोलॉजी, ये दोनों आंदोलन है, ये दोनों विचारधारा है। किसकी? इकोलॉजी की विचारधारा है, पारिस्थितिकी की विचारधारा है कि किस प्रकार का माइंडसेट होना चाहिए पारिस्थितिकी के प्रति या पर्यावरण के प्रति, इस बात का यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब सबसे पहले जो है डीप इकोलॉजी है, ये जो पारिस्थितिकी की विचारधारा है, डीप इकोलॉजी की विचारधारा, ये प्रकृति केंद्रित है, ठीक है, नेचर सेंट्रिक है, ठीक है, प्रकृति केंद्रित है। इसका मतलब ये कहती है मनुष्य, जंतु, पादप सब इक्वल है, सब बराबर है, मतलब प्रकृति के लिए सभी समान हैं। मनुष्य ना तो प्रकृति से बड़ा है ना ही छोटा है, मतलब सब इक्वल है। मनुष्य प्रकृति से श्रेष्ठ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नेचुरली रूप से करने की कोशिश की जाती है कि जो हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर रहे हैं वो हमें नेचुरली रूप से करना चाहिए। ये एक प्रकार का मूवमेंट है, आंदोलन है, एक रेडिकल एनवायरमेंटल मूवमेंट है। रेडिकल एनवायरमेंटल मूवमेंट का मतलब है एक उग्रवादी पर्यावरणीय आंदोलन है। उग्रवादी पर्यावरणीय आंदोलन कहता है प्रकृति जैसी है उसको उसी रूप में उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। चूंकि मानव जो है प्रकृति का एक छोटा सूक्ष्म जीव है, वो संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं कर सकता है, ना ही अत्यधिक अपनी आबादी बढ़ा सकता है। चूंकि ऐसा अगर वो कर रहा है तो ये प्राकृतिक नियमों के खिलाफ है, ठीक है। मानव को द्वारा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो डीप इकोलॉजी में प्रकृति पर अधिक फोकस किया गया है, सभी को इक्वल मानकर किया गया है, ठीक है। मानव कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, मानव कोई जो है अपने आप में बड़ा प्राणी नहीं है, वो बाकी जंतुओं के समान ही है, बाकी प्राणियों के समान ही है। प्रकृति के सामने किसी का कोई भेदभाव नहीं है, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए प्रकृति को प्राकृतिक दृष्टिकोण से या रेडिकल अप्रोच से उसका क्या किया जाना चाहिए? कंजर्वेशन किया जाए, संरक्षण किया जाना चाहिए, राइट। यही कॉन्सेप्ट या यही मूवमेंट या यही विचारधारा क्या है? डीप इकोलॉजी है। गहनता के साथ, मतलब नाम क्या आ रहा है? गहनता के साथ, गहराई के साथ, मतलब हमें जो अपना स्वार्थ है उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे दिल्ली में पोल्यूशन है तो उस पोल्यूशन की सफाई कर रहे हैं या हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए लगा रहे हैं कि हमारा भला हो जाए, मानव का भला हो जाए, तो हम अपने स्वार्थ के लिए लगा रहे हैं। तो ये जो है इकोलॉजी, मतलब ये डीप इकोलॉजी नहीं है। डीप इकोलॉजी का मतलब है कि आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आप इसका प्रकृति का ध्यान रख रहे हैं। मतलब जैसे मान लो हम जो है जयपुर के रहने वाले हैं, लेकिन हम हिमालय में जाकर उसके पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं प्रकृति के लिए, ताकि हिमालय बचा रहे, ठीक है, प्रकृति अपना संरक्षण कर सके। तो ये जो सोच है, अपने को बाहर निकाल के, अपने को सूक्ष्म मान के, प्रकृति का एक धूल की मिट्टी के कण के बराबर अपने को मान के जो हमारी विचारधारा है कि फिर प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ये ही क्या है? प्रकृति केंद्रित डीप इकोलॉजी है, या इसको रेडिकल एनवायरमेंट मूवमेंट कहा जाता है, राइट। सिंपल कॉन्सेप्ट, स्पेशल लाइफस्टाइल ऑफ स्पेसीज, ठीक है। इधर आते हैं, हाँ, ये जो शब्दावली है अर्निस्ट नीस के द्वारा प्रयोग की गई है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एम सर ने कहा है अर्निस्ट नीस के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, बिल्कुल ठीक है। ये जो है सतही पारिस्थितिकी शैलो इकोलॉजी, ये क्या है? ये ह्यूमन सेंट्रिक है, मानव केंद्रित है। इसमें कहा जाता है कि प्रकृति का संरक्षण करो, प्रकृति को बचाओ, चूंकि प्रकृति को नहीं बचाए तो मानव खुद समाप्त हो जाएगा। मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने मनोरंजन के लिए हम क्या बना रहे हैं? अभ्यारण्य बना रहे हैं, हम जो है जू पार्क बना रहे हैं, हम जो है इस टाइप के अलग अलग काम कर रहे हैं ताकि मानव का एंटरटेनमेंट होता रहे, मानव का संरक्षण होता रहे, इसलिए प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं। सिंपल, बस इतना ही जो है अप्रोच है। तो ये छिछली है, ये सतही विचारधारा है, ये छोटी सोच वाली विचारधारा है, ये बड़ी सोच की विचारधारा है।
इसमें स्वार्थ छुपा हुआ है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। ये जो विचारधारा कहती है मानव सर्वशक्तिमान है या मानव सर्वश्रेष्ठ है, मानव बुद्धिजीवी है, इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए मानव के लिए प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए, प्रदूषण को कम किया जाना चाहिए ताकि मानव बीमार नहीं पड़े। राइट, तो ये जो अप्रोच है इसमें प्रकृति के प्रति हमारी जो है आस्था नहीं है, हमारे प्रति आस्था या मानव प्रजाति के प्रति हमारी आस्था, ताकि मानव प्रजाति को कोई नुकसान नहीं हो, मानव प्रजाति का अस्तित्व बना रहे, इसलिए पर्यावरण का संरक्षण करना है। प्रकृति का अस्तित्व बने रहे या प्रकृति को कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए प्रकृति का संरक्षण करना है। ये दोनों विचारधाराओं में इस प्रकार का क्या है, डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, बस यही क्या है, ये सतही है, ये छोटी सोच है, केवल एक प्रजाति, इतनी सारी प्रजातियां हैं, केवल एक प्रजाति की बात करता है, और ये पूरे प्रकृति का, ये होल का, सबका सोचता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना हमें राष्ट्रवाद है, तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, मतलब इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रवाद की बात करते हैं कि खुद का मत सोचो, छोटा मत सोचो, अपने क्षेत्र अपने राष्ट्र के बारे में मत सोचो, पूरी पृथ्वी की जगत के बारे में सोचो कि पूरे जगत का भला हो। वसुदेव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, ठीक है, वो क्या है, वो ही बड़ी विचारधारा है। तो इस टाइप में दोनों में हम अंतर देख सकते हैं। राइट, तो इन दोनों में जो है लिखने की मुझे लगता है नहीं आवश्यकता है, मैं पूरा समझा दिया, फिर भी लिख देता हूँ। ये क्या है, प्रकृति केंद्रित विचारधारा है। ठीक है, ये क्या है, मानव केंद्रित विचारधारा है। राइट, ह्यूमन सेंट्रिक विचारधारा है। इसमें क्या किया जाता है, मानव को अन्य प्राणियों के समान माना गया है। ठीक है, इसमें क्या है, मानव को अन्य प्राणियों में, अन्य प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, यह है पर्यावरण संरक्षण का क्रांतिक आंदोलन है। क्या है, पर्यावरण संरक्षण का रेडिकल मूवमेंट है, क्रांतिक आंदोलन है। ठीक है, जबकि ये क्या है, जबकि इसमें पर्यावरण संरक्षण मानव के सुविधाओं के लिए है। मानव पर्यावरण संरक्षण मानव के लिए, मानव के अस्तित्व के लिए, हम कह सकते हैं मानव के अस्तित्व के लिए है। इसमें समस्त प्रकृति का समानता के साथ, या हम कह सकते हैं निस्वार्थ के साथ संरक्षण किया जाता है। राइट, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें पर्यावरण का संरक्षण केवल मानव के मनोरंजन आदि सुविधाओं के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, सुविधाओं के लिए किया जाता है। ठीक है,
ये हम कह सकते हैं कि वृहद दृष्टिकोण है या होलिस्टिक, या हम कह सकते हैं बड़ा दृष्टिकोण है। ठीक है, यह है वृहद विचारधारा है, जिसमें सभी प्राणियों के बारे में सोचा जाता है या संरक्षण किया जाता है। ठीक है, जबकि ये क्या है, यह है संकीर्ण विचारधारा है, जिसमें केवल मानव सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। राइट, ये अंतर है। इसमें भी संरक्षण किया जाता है, इसमें भी जो है यहाँ वाली सारी गतिविधि इसमें भी की जाती है, लेकिन इसमें केवल कि जो मानव के लिए सुख सुविधाओं का विस्तार कर सके, जो मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, उसका संरक्षण करो बस। उसके अलावा कोई मतलब नहीं है, प्रकृति जाए भाड़ में। ठीक है, ये बहुत संकीर्ण विचारधारा है। इधर क्या है, ये बहुत बड़ी विचारधारा है, ये होलिस्टिक है। ठीक है, ये एकदम जो है ना एक संत होता है जो सबकी सुविधा मतलब सबके कल्याण की बात करता है। यहाँ पर सर्व कल्याण है, यहाँ पर निज कल्याण है। ठीक है, केवल मानव कल्याण है। ये बड़ा अंतर पाया जाता है। इसको देखते हैं और देखो डीप इकोलॉजी और इस दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको डिटेल से हम देखते हैं। देखो, गहन पारिस्थितिकी पर्यावरणवाद से संबंधित विचारधारा है, पर्यावरणवाद। ठीक है, एनवायरमेंटलिज्म, जहाँ पर ISM आता है, लिज्म आता है, तो वो एक वाद बन जाता है, एक विचारधारा बन जाती है, जिसमें फिलोसॉफी काम आती है। तो यहाँ की जो फिलोसॉफी है, एक नेचर सेंट्रिक है, एक ह्यूमन सेंट्रिक है। राइट, ये बड़ा अंतर पाया जाता है। तो गहन पारिस्थितिकी पर्यावरण से संबंधित विचारधारा है, ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट, ऐसी संकल्पना है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के क्रांतिक उपायों पर जोर देती है। क्रांतिक उपायों का जोर का मतलब है मानव की जनसंख्या कम की जानी चाहिए। राइट, जो प्रकृति का नुकसान कर रही है, मानव के द्वारा किया गया विदोहन, संसाधनों का शोषण को कम किया जाना चाहिए बहुत तेजी से। सॉरी, गहन पारिस्थितिकी मानव को अन्य प्रजातियों जैसे पौधों और जंतुओं की से अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानती है। मतलब मानव को अन्य प्रजातियों से महत्वपूर्ण नहीं मानती है। पौधे, जंतु और मानव आर इक्वल, सब सेम हैं। ठीक है, गहन पारिस्थितिकी के अंतर्गत पृथ्वी पर सभी प्रजातियां, चाहे मानव हो या जंतु हो, पौधे हो, को बराबर महत्व देती है, सबका समान महत्व देती है। वास्तव में गहन पारिस्थितिकी यह मानती है कि प्रकृति तथा मनुष्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रकृति और मनुष्य एक ही सिक्के के दो पहलू, इसलिए ना तो इसमें कोई सर्वश्रेष्ठ है, ना ही सबसे अधिक उपयोगी है। गहन पारिस्थितिकी शब्दावली का प्रयोग ये महत्वपूर्ण है। नॉर्वे के एक्टिविस्ट है, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, दार्शनिक फिलोसोफर है अर्निस्ट नीस, या इसको नेस कहते हैं। अर्निस्ट नेस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था 1972 में। बहुत अधिक महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान रखिएगा। अर्निस्ट नेस ने क्या दिया था, यहाँ पर डीप इकोलॉजी शब्दावली का प्रयोग किया था, गहन पारिस्थितिकी शब्दावली का प्रयोग किया था, जिसमें अध्ययन ये किया जाता है कि किस प्रकार सभी प्रजातियों को समान मानते हुए प्रकृति का संरक्षण हम कर सकते हैं। इसलिए गहन पारिस्थितिकी का मुख्य विषय यह है कि हम पृथ्वी का एक हिस्सा हैं, न कि उससे अलग, कि मानव और प्रकृति दोनों अलग अलग नहीं हैं। जबकि सतही पारिस्थितिकी क्या मानती है, मानव अलग है, प्रकृति अलग है, दोनों को अलग अलग मानती है। ठीक है, तो ये दोनों को अलग अलग नहीं मानती, दोनों को एक मानती है। इस प्रकार गहन पारिस्थितिकी क्या है, ये इकोसेंट्रिक है, नेचर सेंट्रिक है, प्रकृति केंद्रित विचारधारा है। ठीक है, ये क्या है, इकोसेंट्रिक है, और या क्रांतिक प्रकृति केंद्रित दर्शन है, या क्रांतिक दृष्टिकोण है, क्रांतिक पर्यावरणीय आंदोलन है। इसको रेडिकल एनवायरमेंटल मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, रेडिकल एनवायरमेंटल मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने रेडिकल थ्योरी पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था, रेडिकल थ्योरी, उसमें क्या रेडिकल ज्योग्राफी हमने पढ़ा था। तो उसमें उग्रवाद में क्या कहा गया कि जो मूल समस्या है, जो घेटोज की स्थिति, उसके लिए जिम्मेदार क्या है, पूंजीवाद है। तो पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ फेंको, तब ही समानता आएगी। राइट, इसमें क्या कहा गया कि पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ फेंको। तो यहाँ पर भी जो है
यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि समानता तभी आएगी जब हम टोटली मानव को समान पौधे और प्रजाति या समान जीव जंतुओं के समान देखेंगे। उसको अगर सारे जीव जंतुओं से ऊपर रख देंगे तो वहाँ पर प्रकृति का विनाश तय है। इसलिए मानव को जो है थोड़ा सा नीचे लाओ, मानव ज़्यादा हवा में उड़ रहा है, उसको इक्वल माना जाना चाहिए। एक ही सिक्के के दो पहलू है, वो नेचर से अलग नहीं है, वो अपने आप में कोई श्रेष्ठ नहीं है, राइट। तो ये इस प्रकार का ये क्रांतिक है, ये विचार ही क्रांति लाने वाला है, राइट। तो ऐसे ही जो रेडिकल ज्योग्राफी था वैसे ही ये रेडिकल एनवायरमेंटल मूवमेंट है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं तो अंदर से ऐसे ऊर्जा आनी चाहिए कि यस, ये एकदम निस्वार्थ भाव की जो विचार है या विचारधारा है। सेलो इकोलॉजी, सतही पारिस्थितिकी की विचारधारा दर्शन अत्यधिक मानव केंद्रित है, क्योंकि ये मानव के लिए पृथ्वी का बचाने का प्रयास करता है, कि मानव के लिए जो है पृथ्वी को बचाना है। इसको क्या कहते हैं? एंथ्रोपोसेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। वो इकोसेंट्रिक है, ये एंथ्रोपोसेंट्रिक है। ये केवल मनुष्य के मनोरंजन आनंद के लिए वन्य क्षेत्रों के संरक्षण की बात करता है, परिरक्षण की बात करता है, राइट। जबकि सतही पारिस्थितिकी इस दृष्टिकोण में विश्वास करता है, जब मतलब सतही सेलो पारिस्थितिकी इस दृष्टिकोण में विश्वास करता है कि प्रकृति में मानव एक दूसरे से अलग अलग है, मनुष्य प्रकृति से श्रेष्ठ है, तो उसकी सुविधा के लिए सब नीचे हैं। तो मनुष्य की सुविधा के लिए बाकी सारी प्रजातियों का चाहे विनाश हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है या नहीं हो। मनुष्य की सुविधाएं बढ़नी चाहिए, राइट। ये दृष्टिकोण क्या है? सतही है, छोटी विचारधारा है। सतही पारिस्थितिकी आंदोलन का उद्देश्य मात्र प्रदूषण तथा संसाधन रिक्तता मतलब रिसोर्स डिप्लीशन को रोकना है, कि संसाधन बने रहें ताकि मानव का जीवन चलता रहे, राइट, ताकि विकसित देशों में मानव के हितों की रक्षा की जा सके। बस यही इसकी क्या है? अप्रोच है। तो दोनों में डिफरेंस भी हमने देख लिया, दोनों की विचारधारा इस प्रकार की है, आपने देख लिया होगा। डीप इकोलॉजी, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर कह सकते हो, प्रकृति का नियम, हाँ कह सकते हो, ठीक है। चलिए सर, इन दिनों क्लास कब आती है? इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है। संजू कुमारी, नहीं आता तो पता ही नहीं चलता है। संजू, इसका नोटिफिकेशन आता है ना। आज वाली क्लास तो शायद सुबह ही लग गई थी, ठीक है। ये क्लास सुबह होनी थी, सुबह मैं नहीं ले पाया था। ये क्लास इसका जो है शेड्यूल सुबह ही लग गया था, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी की परिभाषा क्या है, इकोलॉजी शब्दावली किसने दी, कब दी, और इकोलॉजी को दो भागों में डिवाइड करेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, ओडम इसकी परिभाषा क्या देता है, उसके बाद में इसके प्रकार क्या क्या है, ठीक है। 3 4 5 प्रकार है, इसके प्रकार आपको देखने हैं। इकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है इसको आपको देखना है, और उससे आगे जाएंगे तो इकोलॉजी में मूल कॉन्सेप्ट जो है, एक इकोलॉजिकल निश्चय है, पारिस्थितिकी निकेत क्या होता है, डीप इकोलॉजी क्या होती है, सतही पारिस्थितिकी क्या होती है, और साथ में ये सिन इकोलॉजी और ऑट इकोलॉजी क्या होती है। तो 5-6 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 100% गारंटी के साथ एक क्वेश्चन आना तय है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। इसके कल तो नहीं, लेकिन 1-2 दिन में इसके हैंड रिटन नोट्स भी डलवा दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।